बीएड की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमने इसके 3 पार्ट्स और बनाए हैं, उसमें इसका जो खंड आ है वो हल करवा चुके हैं। उसका पूरा का पूरा हम सभी के सभी ऑप्शन बता चुके हैं और अब आज से शुरू करेंगे खंड बा। खंड बा में होगा भाषा, और भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा, वो भी हिंदी। अंग्रेजी भाषा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या क्या हैं वो भी एक बार दिखा देते हैं। तो वो आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, तो सामान्य ज्ञान का पूरा हम बता चुके हैं। अब आज सामान्य हिंदी के बारे में किस तरीके से पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को बता रहे हैं। इसके अलावा तर्क शक्ति, अभियोगिता और विज्ञान वर्ग से कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको खंड बा भाषा यानी हिंदी बताएंगे। इसके पहले के जो वीडियोस बनाए हैं उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको यदि हम एक बार हल करेंगे ना तो भी हमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि याद होते चले जाएंगे। तो इसलिए इनका हमने सॉल्यूशन तैयार किया है। तो जैसे पहला जो प्रश्न है 51वां, 50 तक ये हम पहले इसके बता चुके हैं। आज से इस वीडियो में शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 51 से, प्रश्न संख्या 51 से। 51 में जो है कह रहा है सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा, कंठ, तालु या दंत है। तो इसमें जो है इसका इस सा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ना वो है तालु। इसकी आवृत्ति तालु से, जैसे कहना हो आपको सलजम, तो ये तालु होता है। ठीक, अब 52 में आते हैं। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? पगड़ी कौन सा शब्द है? जैसे तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। तो देखिए तत्सम तो है ना, तत्सम का अर्थ होता है तब के समान, तब के समान अर्थात संस्कृत का शब्द तो है नहीं। विदेशी, विदेशज विदेशी शब्द है नहीं। तद्भव ये है नहीं, तो ये क्योंकि तद्भव हिंदी का शब्द होना चाहिए। पगड़ी है ये देशज, और ये इधर पंजाब में ज़्यादा चलता है ना, तो ये क्या है, कैसा, पंजाब भी एक देश का ही भाग है ना, तो ये देशज हो जाएगा। तो अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है अब देखते हैं आप बीते में कौन सा समास है? आप बीते में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है ना, ऑप्शन जरूर पढ़ लूँ। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो आप बीते में होगा तत्पुरुष समास। ठीक, अब निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, जैसे अपवाद। ठीक, ये जो है ना अपवाद, इसमें अप जो है ना वो उपसर्ग हो गया। अच्छा, प्रभाव में प्रा उपसर्ग हो गया। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, याद रखिए शब्द के पहले, तो इसमें प्रा उपसर्ग। अब देखो पराजय, यानी इसमें पर जो है ना उपसर्ग, जबकि ओढ़ना इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका विकल्प जो है ना यही हो जाएगा उपसर्ग। इसके अलावा आप देखते हैं 55वां नंबर। 55वां जो कह रहा अंकित ने गाना गाया होगा, किस वाक्य किस काल में है? अंकित ने गाना गाया होगा। देखो अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है ना, और हम बात करें कि इस समय धोनी खेल रहा होगा, तो ये तो वर्तमान में बात गई जब कह रहे हैं खेल रहा होगा। लेकिन अगर हम कहें धोनी खेल चुका होगा, तो ये तो भूतकाल की बात हुई ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कह रहा है अंकित ने गाना गाया होगा, तो ये भी तो भूतकाल की बात कर रहा है ना। ठीक, भूतकाल की जब बात कर रहा है तो यहाँ पर इसका जो पी नंबर है वो सही हो जाएगा। अब जो कह रहा है अपादान कारक का परसर्ग है। अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है किसी से अलग होना, ठीक है ना,
किसी चीज़ से अलग होना कहीं भी, तो अपादान होता है। तो अब जैसे अपादान कारक का परसर्ग है, तो ये से अलग होना आ गया ना, से अलग होना के अर्थ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये समझ लीजिए बढ़िया शब्द है। कई कई हम अपने बोलचाल में कोई लोगों से भी प्रश्न कर सकते हैं ना, ऐसा। तो कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की, ठीक, तुर्की, तुर्की का शब्द है, ये याद रखिए कैंची। अब चलो आगे। और निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर, आधी आधी चीज़ों को साथ खेलना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों को बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। तो ये गलत है। अब इसमें कौन सा सही अर्थ है? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। अब देखो, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना, ये तो बात बनी नहीं, ठीक। जबकि आधा तीतर आधा बटेर, तो ये दो चीज़ें अलग अलग हुई ना, जिनका कभी मेल होगा ही नहीं, और उन्हीं को एक करना, तो यही तो बात बनेगी ना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। यानी आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। अच्छा, अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? अच्छा देखो, यहाँ का प्रत्यय का अर्थ होता है ये वाक्य के यानी शब्द के बाद में आएगा, शब्द के बाद में आएगा। तो किस शब्द का अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? देखो, एक तो बनेगा नहीं, जैसे अनुजयिक ऐसा बनेगा नहीं, अनुजी ये भी बनेगा नहीं, अनुजी ये भी नहीं, अनुजा बन जाएगा। तो यहाँ आ प्रत्यय जो होगा वो पेट बैठेगा, ठीक है ना। अब 60वां नंबर देखिए, कह रहा इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों को बस में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? इंद्रजीत, ये तो एक नाम है, ये तुम समझ लो। ये मेघनाथ का भी नाम था, यदि रामायण की बात करें तो, ठीक है ना। अब ये इंद्रियजीत, अब देखो इंद्रियों और उसी से ये संबंधित है, इंद्रिय जीत। तो जीत मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा? इंद्रिय जीत। तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये है इंद्रियातीत, होगा नहीं, इंद्रदेव, तो ये भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अब गायक शब्द का के सही संधि विच्छेद पर सही निशान लगाएं। यहाँ पर गायक शब्द की बात की है, तो जैसे ग धन आयक, गय धनयक, ग धन यक, गय धन अक। तो अब देखो, इसका सही संधि विच्छेद की बात हुई है, तो ये गय धन अक होगा गायक, ठीक है ना, गय धन अक। क्योंकि अय और आ मिल करके भी बड़ा आ बना लेते हैं, तो इसका सही संधि विच्छेद यही हो जाएगा। अब पाठशाला शब्द है रूढ़। पाठशाला, रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि जो पुराना चला आ रहा हो, ठीक, यौगिक, योग रूढ़ और विदेशी। तो इसमें अब आपको ये बताना है ये कैसा शब्द है। पाठशाला, देखो इसमें अगर हम देखें, पाठ जो है ना वो एक अलग शब्द बन जाएगा, शाला जबकि अलग, इन दोनों का मेल हेतु हुआ है तब बना है जा करके पाठशाला। तो इनका क्या हुआ? योग हुआ, तो ये कैसा शब्द बना? यौगिक। तो ये ऐसे समझिए। अब फिर जो तीसरा सवाल 63वां प्रश्न है, कह निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक यानी निश्चय ही, ठीक है ना, कि ये ऐसा सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, कहाँ, कोई, यह, आप। तो इसमें निश्चयवाचक यह,
अगर हम आपके सामने कोई अब ये वीडियो ना है तो ये निश्चित है कि नहीं है, तो यही तो निश्चय हुआ। अब कहाँ कोई आप कह रहे तो ये तो निश्चय हुआ नहीं ना, तो निश्चयवाचक कौन हुआ, ये है। ठीक, अब देखते हैं 64वां प्रश्न। 64वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, निबंधकार की बात चलिए यहाँ पर, तो हिंदी के ललित निबंधकारों की जब बात होती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है 65वां, वो कह रहा है मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। यानी अस्थिर मनोविकारों को, जो अस्थिर हो मतलब स्थायी न रहे, वो उनको कहा जाता है अस्थिर। जो अस्थिर मनोविकार उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है संचारी भाव। ठीक, संचारी भाव ये रसों में खूब प्रयोग होते हैं। ठीक है, और अगला देखिए, कह रहा है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। देखिए आपको इस यहाँ पर विकल्प मिल जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर जो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है ना, वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्योंकि समुच्चय का अर्थ ही होता है कई चीज़ों को एक साथ रखना, कई चीज़ों को एक साथ रखना। गणित में खूब पढ़े होंगे। ठीक, तो वही चीज़ है। अब फिर नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार है, तो एक बार इसको फिर से पढ़िए। पहले देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक, पंक्ति में अलंकार है, रूपक श्लेष अन्योक्ति उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। ठीक, अलंकार भी हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो समझना बहुत जरूरी है। 68वां देखते हैं, कह रहे इनमें से कौन सा शुद्ध है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, उपयुक्त, ऐतिहासिक, कवियत्री। तो इसको देखते ही आप भी स्वयं कह सकते हैं कि उपयुक्त जो शब्द है ना, ये हमने तो पढ़ा है, लेकिन न ही अभिव्यक्ति पढ़ा, कवियत्री और ऐतिहासिक ये तो पढ़े नहीं, ये तो सब तीनों के तीनों गलत है। तो शुद्ध कौन सा हुआ, उपयुक्त। अच्छा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक, अच्छा ये हमने पहले ही पढ़ लिया, जैसा कि ये है जो चिन्ह है ना, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह ही कहा जाता है। 69 नंबर जो है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह ही इसको कहा जाता है, ना कि उद्धरण, न लाघव, न विवरण चिन्ह, केवल विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, अच्छा, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो लक्ष्य यानी गति या चाल, और इसके अलावा नाम, बल या उद्देश्य या निशाना, सही या उद्देश्य। इसके दो अर्थ कौन कौन से, जो दोनों सही होने चाहिए। जैसे कहेंगे बहुत सारे हैं ना, कहते हैं उसने लक्ष्य साधा, उसका लक्ष्य यही है, उसने निशाना साधा। तो लक्ष्य शब्द का अर्थ यही होता है उद्देश्य या निशाना, तो इसका ये सी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, फिर सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली सरल उज्जवल, शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब इसमें आप स्वयं जज करिए कौन होंगे। ठीक है ना, तो सौंदर्य और प्रेम तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ पर मैना बैठी, मोहित गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो इसमें देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, इसमें यही जो वाक्य है ना, यही अशुद्ध है।
उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो ये अशुद्ध है। अब देखो, पेड़ पर मैना बैठी है, तो जी हाँ बैठी है, सही है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, हाँ चक्की पर ही जाएगा, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। हाँ, जबकि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये अशुद्ध होगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा। ठीक, तो ये भी देखिए, तो इसमें हमें दिए हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसमें होगी विसर्ग संधि। संधियाँ भी पढ़ना जरूरी है, और ये भी अब हम पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? सरल, राजपुत्र, यहाँ शायद विज्ञान होगा और यहाँ चौपाई होगा। ठीक है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ की बात चली है, तो ये हो जाएगा सरल। ठीक, अब देखो, यही तो होगा ना, और ये तो हो जाएगा यौगिक। ठीक है ना। अच्छा, अगला देखो, करा, सॉरी, अब अगला, जैसे श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य, श्रव्य का अर्थ होता है जो सुना जाए। ठीक है ना। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं तो नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी। तो श्रव्य काव्य, काव्य की बात हुई है, ना कि केवल सुनने की। श्रव्य काव्य तो कहानी और कविता, कविता भी सुनाई जाती है। कहते हैं ना, चलो एक कहानी सुनाते हैं, एक कविता सुनाते हैं। तो ये क्या है? श्रव्य काव्य है। काव्य के जरिए इनको, कहानी और कविताओं को सुनाया जाता है। अच्छा, चपला का पर्यायवाची है, तो ये तो खूब पढ़े होंगे। ठीक, चपला का पर्यायवाची, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है दामिनी वही होगा, क्योंकि दामिनी का अर्थ होता है बिजली, तो चपला का अर्थ भी क्या होता है? बिजली। ठीक, ज्वाला जबकि आग होती है, कंजूस और भगनी बहन होती है, तो कंजूस है ही, तो ये नहीं होगा। अच्छा, रिजु का विलोम शब्द है, रिजु। रिजु का विलोम, देखो रिजु का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो सरल भी होगा, सीधा भी होगा, जबकि रिजु का जब सरल और सीधा है तो इसका विलोम क्या, वक्र होगा कि नहीं? ठीक, तो हम कह सकते हैं वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। अगर हम ये जो भी साइन करें ना, वक्राकार, ये तो है, टेढ़ा है, मुड़ा है कहीं से, तो वक्र है। ठीक, अब 78वां नंबर देखिए, ये कह रहा है रात में विचरण करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? निशाकर, वंचर, तमचोर या निशाचर। तो ये तो खूब पढ़े होंगे कि रात में निशाचर ही चलता है। चर मतलब चलने वाला, और निशा का अर्थ होता है रात, तो ये हो जाएगा निशाचर। अच्छा, पाषाण शब्द है, पाषाण मतलब शब्द कैसा है? देशज है, या तद्भव है, तत्सम है, या विदेशज है। ये कैसा है? पाषाण, तो ये हो जाएगा विदेशज। नहीं, मतलब धोखा, ये तत्सम, क्योंकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर से ही है, तो ये तत्सम है, तब के समान आज भी है। ठीक, लेकिन अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। फूले न समाना, आकाश पाताल करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना। इवन बहती गंगा में हाथ धोना भी एक मुहावरा ही है, तो अवसर का लाभ उठाना भी मुहावरे का सही अर्थ है यही, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक, बहती गंगा में हाथ धोना, इसी का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। तो जैसे कहीं किसी को, कोई चोर को पीट रहे हो या कुछ भी हो, तो इस तरीके के लोग क्या कहते हैं, तुरंत अवसर का फ़ायदा उठाते हैं, अपने भी हाथ थोड़े रमा कर लेते हैं। अच्छा चलो, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक, आप वीर हैं तो आपके अंदर उत्साह जरूर रहेगा। पृथ्वीराज की आँखें किस विधा की रचना है? पृथ्वीराज की आँखें
किस विधा की रचना है? तो ये एकांकी है। भावुक शब्द का उदाहरण है, भावुक शब्द का उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि। भावुक शब्द जो है ना, उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो इसका जो आंसर होगा, जो 83 है, उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अयादि संधि। ठीक। तुमने कैसा शब्द है? तुमने कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष? ठीक, तो ये मध्यम पुरुष होगा। तुमने। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अच्छा, इसको तो खूब पढ़ा होगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? आप हमें बता सकते हैं ज़रूर कमेंट के माध्यम से। सही, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। जब हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे ना, तो ये एक रचना थी अयोध्या सिंह उपाध्याय की, प्रिय प्रवास। अब इसके बाकी के जो बचे हैं ना प्रश्न, उनको हम अगले वीडियो में बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो है प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब जैसे मिश्र वाक्य यानी मिले हुए, ठीक है ना। तो जैसे लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, तो इसमें खुद लड़का है, मैं चाहता हूँ और मैं कार्य करूँगा, इसमें मैं ही मैं हूँ। जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, तो यहाँ अनीता और सुजाता दो लोग हो गए। अरे वह उत्तीर्ण हो गया, या इसमें भी वही है अकेले। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हुआ? ये, क्योंकि जब अनीता जाएगी तब सुजाता नाचेगी, उसके सामने वो नहीं नाच सकती। बात ये है। तो चलिए अगला कर, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, इसमें क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण पहले ये भी जान लीजिए होता क्या है। जो मतलब क्रिया की विशेषता बताए, ठीक, वही होता है क्रिया विशेषण। तो इसमें क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, बहुत थोड़ा। तो लेकिन इसमें थोड़ा तो दिए नहीं, लेकिन बहुत दिए हैं, तो बहुत क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अंग्रेजी में भी जैसे वेरी वगैरह है ना, ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण ही तो होते हैं। तो ये हो गया क्रिया विशेषण बहुत। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्र, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्र, मानव वेतर जीवन के संपूर्ण पक्ष का चित्रण, और मानव जीवन के बृहद एवं व्यापक पक्ष का चित्रण। तो इसमें मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। किसमें? खंड काव्य में। ठीक, क्योंकि खंड का अर्थ हो गया एक भाग। ठीक। 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। तो इसमें यही है, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99। ठीक। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह कहलाता है विशेष प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक। तो इसमें जिसकी भी विशेषता बताता है ना, तो वो कहलाता है विशेष। ठीक, ये हुआ। अब आगे के और देखते हैं। अब उद्यत का विलोम शब्द है उद्यत। उद्यत का वैसे हिंदी में अर्थ होता है तैयार रहना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को के लिए तैयार रहना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम जो है ना, विनीत होगा। ठीक। छमाही में कौन सा समास है? छमाही। अच्छा, इसमें देख सकते हैं छमाही, इसमें जब भी समास की बात करें तो अगर 6 माह एक संख्या का वो जो है ना, संख्या का भाव करा रहा है 6 महीनों का, तो किसी में भी यदि संख्या
आ जाए, कोई भी संख्यात्मक हो, जैसे छमाही, दुमाही, चौमासा, नौमासा, दोहरा, चौरा, इस प्रकार के, तो उसमें द्विगु से संख्या से यानी गुणा किसी का भी हो तो समझ लो वो द्विगु समास है। ठीक। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा बड़वाग्नि। ठीक, देखो जठराग्नि पेट में होता है, वनाग्नि वन में, दावाग्नि। ठीक, लेकिन ये बड़वाग्नि जो है ना, ये समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे कहा जाता है? काव्य के शोभा कारक धर्म, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही यहाँ पर वही बात की है कि क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं इसको अलंकार। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं ना, वो क्या होते हैं? अलंकार। वैद्यशाला शब्द है। अब यहाँ पर वैद्यशाला दो शब्द मिलकर बन रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? यौगिक होगा कि नहीं? योग का अर्थ जोड़ना, यौगिक। अब प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो इसके दो भेद बताए गए हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, दिगंबर, ये समझिए। तो दिक धन अंबर, देखो दिगंबर यानी दिशा और अंबर, तो दिक अंबर होगा, न कि दिगंबर। ठीक। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगे वो होता है उपसर्ग, तो अधि हो जाएगा ना। बंधन किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, अकेलापन का, समानता का या गुलामी का? तो बंधन यहीं से अनुमान लगा लो, ये गुलामी का ही तो प्रतीक है ना। अगर आप कहीं भी बांध दिए जाए या आपके कुछ चीज़ बांध दी जाए तो समझ लो कि आप गुलाम हैं। ठीक है ना, कलावा ही क्यों ना बांधा जाए, तो वो भी एक गुलामी का ही प्रतीक है। तो ये ऐसा समझ लीजिए। तो ये हमने प्रथम प्रश्न पत्र का जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर था उसको कराया। अब इसके बाद हम ये भी करवाएंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसमें कि खंड आ में तार्किक अपरुचि होगी। तो इन सबको देखने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे का जल्दी ही अगला द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।